बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनएफसी अवार्ड। इंशाल्लाह आज या नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एनएफसी अवार्ड क्या है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि एनएफसी अवार्ड 2010 अब ये क्या है कि जो मौजूदा मखलूत वफाकी हुकूमत का एक अहम तरीन कारनामा है ये कि इसने तमाम सूबों के साथ सबको एतमाद में लिया। आप आपस में इनकी इत्तफाक़ राय से एक मालियाती और आंतों की तकसीम का एक सिस्टम यानी तरमीमी आर्डर मुजरा 2010 जारी किया। अब इसकी क्या है ये है क्या, ये टैक्सेस की तकसीम के हवाले से है। इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। उन्होंने कहा काबिल तकसीम पोल वफाकी हुकूमत के आयद करदा और जमा करदा टैक्सों पर हर साल मुश्तमिल होगा। यानी इन्होंने पोलिंग बना दी हुई है, ठीक है, कि क्या क्या या किस तरह से टैक्स आयद करने हैं और इसको किस तरह से डिवाइड करना है। पर्पस तो यही है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आ जाता है कि हुकूमत ने जो टैक्स जमा किया वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले है आमदनी टैक्स, जिसको इनकम टैक्स या बराह रास्त टैक्स भी कहते हैं। दूसरा क्या है दौलत टैक्स, जो आपकी प्रॉपर्टी पे लगाए जाते हैं। तीसरा क्या सरमाया जाती कदर टैक्स, अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में जो सेल टैक्स होता है वो लगता है। कपास पर जो टैक्स लगता है, पैदावार पे जो लगता है। कस्टम ड्यूटी और वफाकी एक्साइज़ ड्यूटी, एक्साइज़ जो दरामदात और बरामदात पे लगाए जाते हैं। और कोई भी किसी भी किस्म के टैक्स, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आमदनी के ज़राए हैं और इस पर अब ये तकसीम करना है, इसको किस तरह से डिवाइड करना है। अब ये टैक्सों में से 1% हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को देगी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अखराजात को पूरा करने के लिए। यानी जो टैक्स रेवेन्यू हुकूमत ने इकट्ठा किया है उसको अब लगाना किस जगह पे और किस किस तरह से लगाना है, ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अब आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा कि काबिल तकसीम पोल के टैक्सों की कतई आमदनी में से कटौती के बाद जो रकम बच गई है वो सूबों को किस तरह से दी जानी है। जो 2010-11 का माली साल था उसमें 56% था, लेकिन 2011-12 और इसके बाद इन्होंने ये आपस में डिसाइड किया कि ये हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा लिया है। यानी 57% है वो सूबों में डिवाइड होना है, बाकी वफाक के पास रहेगा। और जो वफाकी हुकूमत है जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं उसका हिस्सा कितना है और बाकी उसने सूबों को देना, फिर सूबों ने अकॉर्डिंगली अपने उसमें डिवाइड करना है। और जब 56% हिस्सा सूबों के पास था तो बाकी का 44% किसके पास है, वफाकी हुकूमत के पास। और जब 2011 और 12 की बात की जाए तो 57.5% जब सूबों के पास हिस्सा आया तो वफाकी गवर्नमेंट के पास कितना आया, 42.5%। ठीक है, और इसके बाद जो सूबाई हुकूमतों का माबैन जो तकसीम है वो किस तरह से होनी है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि सूबे की आबादी है 82%, गुर्बत और पसमानदगी की शरह क्या है 10.3%, जो वसूली है वो 5% है, और जो आबादी के गुंजानी के एक एरिया में कितने लोग रहते हैं ये कितने 2.7%। इन सबको ऐड किया, ये सारा कुछ जमा करके कितना होना चाहिए 100%। अब हमें ये अंडरस्टूड है कि आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान के वो कौन सा है, सूबा पंजाब है। ठीक है, अब ये पंजाब का शेयर कितना होगा, ज़ाहिर बात है जिसकी आबादी ज़्यादा उसको ज़्यादा % शेयर दिया जाएगा, जिसकी आबादी कम है उसको कम तनासब से दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सूबा पंजाब का जो शेयर है वो कितना होगा 51.74%, और सूबा सिंध को दिया जाएगा 24.55%, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का होगा 14.62% और बलूचिस्तान का 9.09%। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें कि ख़ाम तेल पर आपका जो है रियलिटी की कतई आमदनी से हर माली साल में हर सूबे को इसी तनासब से हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, जो मुतलका साल में है हर सूबे को हर माली साल के दौरान गैस की आमदनी में से हिस्सा MMBTUs जो उसके मेजरमेंट यूनिट होता है उसकी बुनियाद पर दिया जाएगा। सूबों को ग्रांट इन एड, अब जारी बात है कि सेटअप चलाने के लिए एक वफाकी गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है वो उसको अपने और सूबों के दरमियान उसको किस तरह से डिवाइड कर रही है यही हम देख रहे हैं। जो वफाकी मजमूई फ़ंड में से हर साल वसूल शुदा ग्रांट इन एड की शक्ल में क्या होती है, जो मजमूई फ़ंड इकट्ठा करेगी वफाकी हुकूमत और उसको हर साल सूबों में तकसीम करना है। कि पाकिस्तान में हमने जो हक़ाइक़ पढ़े पता चलता है कि पाकिस्तान में मालियाती निज़ाम टैक्सों के निज़ाम के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, यानी टैक्स रेवेन्यू और मालियाती किस तरह से लेन देन करना है ये उसके गिर्द घूमता है। ठीक है, तो सूबों को इन ग्रांट की हम बात कर रहे हैं।
अब हम देखते हैं कि हमें हक़ाइक़ से पता चलता है, लिहाजा पाकिस्तान के निज़ामी महसूलात का जायज़ा हम किस तरह से ले सकते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के निज़ामी महसूलात का जायज़ा लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत की आमदनी का सबसे मेजर और सबसे बड़ा ज़रिया क्या होता है? टैक्स, ठीक है। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें अपनी आमदनी का बेशतर हिस्सा कहाँ से हासिल करती हैं? टैक्सों से हासिल करती हैं, ठीक है। एक अंदाजे के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की जो आमदनी है वो 70% से ज़्यादा हिस्सा वो कहाँ से लेती है? टैक्सों से। और बाकी हमने पता है जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें हमने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट के जो टैक्स के ज़रिए वसूलियाँ और जो नॉन टैक्स के ज़रिए वसूलियाँ, उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो सबसे मेजर ज़रिया है, पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि 75% टैक्सों से लिया जाता है, बाकी 25% बाकी ज़राए से। और सूबाई हुकूमतें 60% टैक्सों से और बाकी आपको पता नॉन टैक्स जो भी ज़राए हैं उनसे लेती है, ठीक है। और हमें ये पता है कि बिलवास्ता टैक्सों की क्या है? भरमार है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में बिलवास्ता टैक्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था, जिसको हम जनरल सेल टैक्स कहते हैं। ये आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें, आपको कीमत के साथ ये मेंशन हुए हुए नज़र आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 17% GST यानी कि बिलवास्ता टैक्स लिया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब यही है कि पाकिस्तान में बराह रास्त टैक्स इस कदर नहीं लगाए जाते जितने बिलवास्ता टैक्स हैं। ज़ाहिर बात है जो मरकज़ी हुकूमत है वो 68 या 70% वो कहाँ से लेती है? 68% हिस्सा आपके बिलवास्ता टैक्स है और बाकी 32% बराह रास्त टैक्सों से लेती है, ठीक है। जो बिलवास्ता टैक्स है वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था, वो अशिया की कीमतों के अंदर शामिल होते हैं, इसलिए उसका जो बर्डन है वो कीमत के अंदर डाल के सारिफिन पे मुंतकिल किया जाता है और वो महंगाई से डेफिनेटली बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। ये आपको फिगर दिख रहे होंगे कि आपकी 68% रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहे हैं और 32% जो आपकी आमदनी के ऊपर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि गरीबों पर बोझ, यहाँ तक ये अगर हम बराह रास्त टैक्स को डिस्कस करें वो फिर भी किसी हद तक असूल मुसावात को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आमदनी बढ़ने से इसकी शरह बढ़ती है, ये अगर देखा जाए बाई नेचर ये मुस्तज़ाई नोयत के होते हैं, लेकिन बिलवास्ता टैक्स जो है वो जिस पे भी लगाए जाते हैं उसकी नेचर मुस्तज़ाइद नहीं होती, जिस वजह से वो गरीबों पे बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं। अब एक अपर क्लास से बिलोंग करने वाला मार्केट में जाता है या एक बिल्कुल गरीब, उसको साबुन का एक जो पैकेट है वो दोनों को एक कीमत अदा करनी पड़ रही है। जबकि देखा जाए तो एक गरीब इंसान की कैपेसिटी ख़रीदने की इतनी नहीं होती जितनी एक अमीर के पास है, यानी वो बज़ाहिर कीमत जो बराबर है वो अमीर के लिए तो देना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है उमरा के लिए, लेकिन गरीब लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ करती है। लिहाजा टैक्सों के ज़रिए ज़्यादातर बहुत गरीब तबके पे ही पड़ता है। अब चौथा जो है पाकिस्तान का जो गैर मौसर निज़ामी टैक्स, पाकिस्तान का जो टैक्सों का सिस्टम है वो इतना मौसर नहीं है, क्योंकि हमारी अगर आबादी को देखा जाए हमारे कुछ पार्टीशन इस तरह से है कि एक तरफ बहुत ही ज़्यादा अमीर या अपर क्लास के लोग हैं जिनकी आमदनियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन बेचारों की आमदनियाँ कम से कम होती जा रही हैं, यानी अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान का जो टैक्सों का निज़ाम है वो दौलत की गैर मुसावी तकसीम को ठीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि उमरा बहुत सारे हीले बहाने करके क्या करते हैं? टैक्स बचा लेते हैं, और जो गरीब तबका होता है वो टैक्सों से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा होता है, ठीक है। आसान और सादा निज़ाम, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम वैसे तो आसान भी है, सादा भी है, सादगी के असूल को पूरा करता है, यानी हमें पता है कि हमें हर मंथ अपनी आमदनी में से ये टैक्स अदा करना है, और जिनकी आमदनियाँ 2 लाख से ज़ायद हैं वो टैक्स अदा करते हैं, ठीक है। और ये जो टैक्स है ये मुस्तज़ाई शरह से लगते हैं, इनका अमल भी सिंपल है, इसलिए तजाती लोगों को जो है वो खुद तशख़्ख़ुस स्कीम के तहत इस बात की सहूलत दी गई है, वो अपने टैक्स को खुद ही जज कर लेते हैं। यानी अब तो आपको पता है आप FBR के ज़रिए ऑनलाइन टेस्ट आप अपने आप को फाइलर बना के आप वहाँ पे टैक्स पे करते हो और आप अपना रिकॉर्ड बताते हो कि आपने इस साल इतना इतना टैक्स अदा किया है। ये अब न्यू सिस्टम इमरान खान की गवर्नमेंट में आके ये डेवलप हुआ है। फिर है लचकदार निज़ाम, टैक्सेस का सिस्टम लचकदार है। वो किस तरह? लचकदारी से ये मुराद है जब हुकूमत को ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है? टैक्सेस भी लगाती है, ज़्यादा बढ़ाती है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल किया हुआ है कि 1965 में जब जंग हुई थी और 1971 में भी जंग जो हुई थी, जब हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने क्या किया था? उसने आवाम पे
नए टैक्स लगा के आमदनी को पूरा किया। और इस तरह से जब 1973 में सैलाब की तबाहकारियों से भी टैक्स लगाए गए और 1998 में एटमी धमाकों के बाद भी टैक्सों को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे थे पॉइंट्स कि किस पाकिस्तान में जो टैक्सों का निज़ाम है हम उस पर अभी नज़र डाल रहे हैं। और आपको पता है कि कौमी आमदनी में टैक्सों का बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान में टैक्सेस लगाए ही इस कदर जाते हैं। और ठीक है, पाकिस्तान में जब भी बजट डेफिसिट आता है तो इसको अवाम पे बेजा टैक्सेस लगा के ही पूरा किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में कुल आमदनी में टैक्सों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम बात करें 2009 और 2010 के बजट में, इसमें पाकिस्तान की जो टैक्सों से हासिल करदा आमदनी थी वो 15,13,060 मिलियन थी। ठीक है, लेकिन अब हमारी माशत के तकाज़ों के पेश नज़र अब ये ज़रूरी है कि जो अमीर लोग होते हैं उन पर भारी शरह से टैक्स लगाए जाएँ और इन रकूमात को गरीबों की फ़लाह बहबूद पे ख़र्च किया जाए। जितना ज़्यादा आपका टैक्सेस का निज़ाम सादा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, इसी कदर आवाम को बेनिफिट होगा। ताकि एक तरफ तो जब अमीरों पे टैक्स ज़्यादा शरह से लगाए जाएंगे तो हुकूमत की आमदनी में इजाफ़ा होगा और दूसरी तरफ दौलत की तकसीम को भी मुसावी करने में मदद मिलेगी कि जो रकम है या जो अमाउंट है वो इस तरह से टैक्स लगाया जाए कि जो रुपया पैसा वो अमीर लोगों की गर्दिश से निकल के वो गरीबों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर पाकिस्तान में क्या होता है, कर्ज़े और ज़ायद नोट छापना, ये तो आप सबको मालूम है कि जब भी बजट बनता है कि हमारी जो आमदनी होती है वो अखराजात से कम रह जाती है। आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। अब ज़ाहिर बात है जब उसको कवर अप करना है उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो कर्ज़ा लेगी, टैक्स तो चलो लगे हुए हैं ना, अब एक टैक्स भी तो एक लिमिट तक लगाने हैं, कितने को टैक्स लगाए। ठीक है, या तो उसको कर्ज़ा लेना पड़ जाता है या दूसरा ऑप्शन फिर उसके पास ये होता है कि वो बग़ैर गारंटी के नोट छापती है। जब बग़ैर गारंटी के नोट छापे जाते हैं इसके इफ़ेक्ट आपको पता है, महंगाई की सूरत में आपके सामने आएंगे। आपकी मईशत पे क्या होता है, बोझ पड़ता है और मुल्क में अफरात ज़र यानी कि महंगाई में शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ वैसे तो ठीक नहीं होती, लेकिन हमारा फिर सिस्टम ही कुछ इस तरह से है तो जिस वजह से हमें मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। आगे हम बात कर लेते हैं टैक्स चोरी की। अब बहुत सारे लोग हैं कि वो ऐसे हिले बहाने तराशते हैं कि वो टैक्सों की सही से अदायगी ही नहीं करते। ठीक है, असल में आमदनी जो होती है वो क्या करती है, अपनी आमदनी को इस तरह शो करते हैं कि वो टैक्स लिमिट में आ ही नहीं रही। टैक्स चोरी बहुत आम है। बराह रास्त टैक्स की वसूली के अमले मिली भगत कर लेते हैं ना, रिश्वतें दे के क्या कहते हैं मुखमुखा कर लेते हैं। तो जिस वजह से उनको तो दो चार रुपये दे के चुप करा लेते हैं और अरबों के टैक्स इस तरह से बचाए जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान होता है कि हुकूमती ख़जाने को अरबों रुपये का हर्जाना या नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, जबकि जो टैक्स दहिंदा और टैक्स वसूली का अमला है वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर क्या करता है, झूठ भी बोलता है, बदयानती करता है और रिश्वत का मुर्तकिब भी होता है। इस पर काबू करना चाहिए, यानी टैक्स अमला ऐसा बनाना चाहिए या इन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि टैक्सेस के सिस्टम को मौसर बनाया जा सके। फिर क्या है, माशी तरक्की की राह में रुकावट। अब ये किस तरह से हो रहा है, पाकिस्तान में जो टैक्स सिस्टम है वो उम्रा सरमायादार और सनतकारों को तो रियायत और तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन जो गरीब आवाम है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाता है बिलवास्ता टैक्सों की सूरत में। लिहाजा जो बचतों का तनासुब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो अंदरूनी ज़राए से कम रकूमात आती हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, माशी तरक्की का अमल भी क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। और ये बैरूनी इमदाद, ज़ाहिर बात है जब आपकी माशी तरक्की सुस्त होगी आप पे कर्ज़ों का बोझ पड़ेगा, फिर क्या है आपको बैरूनी ज़राए से इमदाद लेनी होगी या कर्ज़े हासिल करने पड़ जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप उम्रा पर भारी टैक्सेस लगाएं और उस रकम को जो आप टैक्सेस से हासिल करेंगे उसको गरीबों की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि निज़ाम महसूलात को बेहतर बनाया जा सके। हमने ऊपर पढ़ा, बहुत डिटेल से पढ़ा और हमारे नॉलेज में ये बात आई कि हमारा जो टैक्सेस का सिस्टम है वो एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, दूसरा ये कि वो गैर मौसर है और कुछ अमले की भी ऐसी साज़बाज़ या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है। हमें पता है कि जो हमारा बिलवास्ता टैक्स है वो बहुत बड़ा बोझ है इससे गरीब आदमी की, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अपनी दो वक्त की रोटी पूरी करता है।
जबकि दूसरी तरफ देखा जाएगा हुकूमत की आमदनी का भी सबसे बड़ा ज़रिया क्या है, टैक्स ही है। अब लोग क्या करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। जब टैक्स चोरी होती है तो हुकूमत की आमदनी टैक्सों से सही तरह पूरी ही नहीं होती, उसकी आमदनी कम रह जाती है, उसके अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसको कवर अप करने के लिए कर्ज़े लेने पड़ते हैं, वो फिर मज़ीद आपकी मईशत कर्ज़ों के बोझ तले दबती चली जाती है। जो लोग टैक्स देने के काबिल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आमदनी को गलत ज़ाहिर करते हैं, वो टैक्स नहीं अदा करते और हुकूमत की आमदनी में भी सारी बात इस तरह कमी आती है। अब ना कुछ यहाँ पे सजेशंस हैं जिस पे अमल करके हम पाकिस्तान के टैक्सेस के सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। आप देखते हैं सबसे कहते कहते बराह रास्त टैक्स जो हैं वो बढ़ाए जाएँ। अब हमने पढ़ा था कि सिर्फ 32% आमदनी बराह रास्त टैक्सों से और बाकी 68% आमदनी बिलवास्ता टैक्स से। बराह रास्त टैक्स यानी जिन लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा हैं उन पर आप ज़्यादा शरह से टैक्स लगाओ, जिनकी आमदनियाँ कम है उस पर कम शरह से टैक्स लगा जाए। अब टैक्स वसूल करने का निज़ाम मौसर होना चाहिए, यानी सेटअप ऐसा होना चाहिए कि टैक्स चोरी ना हो और हुकूमत को मकबूल आमदनी हासिल होती भी रहे। टैक्सेस का निज़ाम सादा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, यानी ये लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने कब, कैसे, कहाँ और कितना टैक्स अदा करना है। ठीक है, एक तो जो उनकी आमदनी में तफावत है उसको कम किया जाए ताकि अमीरों की आमदनियाँ कम हो और गरीबों की आमदनियों में क्या किया जाए, इजाफा। बचतों ऐसी स्कीमें अनाउंस करनी चाहिए कि बचत करने वालों की हौसला अफजाई हो। जब बचत ज़्यादा होगी तो सरमायाकारी बढ़ेगी, जब सरमायाकारी बढ़ेगी तो कौमी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, और इस तरह आपकी मुल्क माशी लिहाज से क्या करेगा, तरक्की। तो आज हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान में सबसे पहले हमने पढ़ा था NFC अवार्ड्स के हवाले से कि जो टैक्स रेवेन्यू आपको हासिल होता है उसकी तकसीम किस तरह से की जाती है। फिर हमने बड़े डिटेल से पढ़ा पाकिस्तान में जो टैक्स सिस्टम है उसका जायज़ा लिया, उसकी खूबियों और उसकी खामियों को डिटेल से पढ़ा। फिर हमें ये भी पढ़ने में मिला कि पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, मौसर नहीं है, यानी कि अमीर लोगों को तो हम रियायत देते हैं लेकिन गरीबों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, इसमें बहुत सारी कमी पेशियाँ थी। फिर हमने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में ये भी डिस्कस किया कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कौन सी तजावीज़ हो सकती हैं, कि हमें बराह रास्त टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए, बिलवास्ता या इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं GST की सूरत में उसको कम कर देना चाहिए, और जो टैक्स वसूल करने का सिस्टम है वो भी इस तरह से बनाना चाहिए कि लोग टैक्स चोरी ना कर सके और हुकूमत की आमदनी भी बढ़ती रहे। टैक्सों का निज़ाम को सिंपल का होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन कितना कब और कैसे टैक्स अदा करना है। और जो अमीर और गरीब की आमदनी में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको भी क्या करना है, ख़त्म करना है। यानी ये हमारी थी। अब आपको थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ। यहाँ पे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था निजी और सरकारी मालियात में क्या फ़र्क है, ये पहला सवाल वहाँ से आ जाएगा। मरकज़ी हुकूमत की आमदनी के टैक्स और नॉन टैक्स ज़राए, ये भी हमने डिटेल में पढ़े, ये भी आपको मिल जाएंगे। टैक्स आयद करने के अहम असूल क्या हैं वो देखा। टैक्सों की मुख्तलिफ़ इक़साम, ये भी आपको मिल जाएगा। बराह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स की खूबियाँ खामियाँ भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी। टैक्स कल्चर को, यानी मेरा नहीं ख्याल कि इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने स्किप किया हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना 4th चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल नए चैप्टर के साथ मैं शुरुआत करूँगी जो कि 5वां चैप्टर है। आपका सिलेबस काफ़ी स्पीड से जा रहा है, तो कोशिश करें कि इसको साथ साथ कवर अप करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, आपको अगर जैसे ग्रुप में लेक्चर जब शेयर होता है तो आप ग्रुप में भी कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या यूट्यूब में जैसे आपको फिजिबल हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये हमारा आज 4था चैप्टर भी इख्तिताम पजीर हुआ है। हमने इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन पढ़े ही आपको इस पोर्शन में दिख रहे हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर किए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से स्किप हुआ हो। तो इंशाल्लाह कल हम नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। 5वां चैप्टर होगा जो कि हमारा तिजारत से मुतल्लिक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाई पे तवज्जो दें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।